क्रेमलिन सक्रिय रूप से विदेशियों को रूसी सेना में सेवा देने के लिए प्रचार कर रहा है। ये युद्धबंदी क्यूबा, सोमालिया, नेपाल, भारत और सिएरा लियोन से आते हैं। कमजोर दिख रहे मलिक को यूक्रेनी सेना ने रूस के लिए फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए पकड़ा है। रूसी भाड़े का संगठन वैगनर ग्रुप दुनिया भर से सदस्य भर्ती के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है। यूक्रेनियों ने अभी अभी फ्रंटलाइन से एक घायल दुश्मन सैनिक को पकड़ा है, लेकिन सोचिए वह रूसी भी नहीं था। यह है नया भविष्य। मैं नाइजीरिया में हूं। मैं कुछ योग करूंगा। अभी आपने जिस आदमी को देखा, मुझे लगता है मैं गलती कर दूंगा। इस नाम का आदमी कहिंदे ओलोवाग्बे मेलिट का है, 23 साल का नाइजीरियाई छात्र जो अब यूक्रेनी जमीन पर रूसी वर्दी में पकड़ा गया है। लेकिन ये हुआ कैसे? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कहिंदे की कहानी इस युद्ध की सबसे अजीब और सच कहूं तो सबसे दुखद उपकथाओं में से एक की झलक देती है। वो हिस्सा जहां मॉस्को सचमुच विदेशियों से रूसी सेना के लिए लड़ने और मरने की भीख मांग रहा है। कहिंदे मूल रूप से मॉस्को के प्रतिष्ठित हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में छात्र के रूप में रूस आया था। सभी बातों से लगता है कि वह एक बेहतर भविष्य की तलाश में था, न कि किसी युद्ध के मैदान की। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद जब क्रेमलिन की जनशक्ति घटी तो भर्ती करने वालों ने उस पर ध्यान दिया। उन्होंने उसे जल्दी पैसे और सुरक्षित सेवा का वादा करके फुसलाया। उन्होंने कहा कि यह एक आसान काम होगा, लड़ाई से दूर समर्थन कार्य। एक अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में उन्होंने यहाँ तक कि एक त्वरित रूसी पासपोर्ट देने की पेशकश भी की। हमारे लिए लड़ो और हमारे जैसे बन जाओ। उसे यह सौदा बहुत समझदारी वाला लगा होगा। रूस की जूझती अर्थव्यवस्था में एक आकर्षक वेतन, मोर्चे के पीछे एक सुरक्षित नौकरी और नागरिकता का इनाम जो उसका भविष्य सुरक्षित कर सकता था। कुछ ही हफ्तों में वह खुद को जापोरिजिया क्षेत्र में जानलेवा हमले में फंसा हुआ पाया। ऐसी आत्मघाती हमला जिसमें सैनिकों को खुले खेतों में लगातार तोप खाने और ड्रोन की गोलाबारी के बीच यूक्रेनी किलेबंद लाइनों की ओर धकेला जाता है, पूरी तरह से जानते हुए कि उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए भेजा जा रहा है। मुश्किल से रूसी बोलने के बावजूद वे 503वीं गार्ड्स मोटर राइफल रेजिमेंट में सेवा कर रहे थे। आग की बौछार में आगे बढ़ने और एक ऐसे मकसद के लिए मरने की उम्मीद की जा रही थी जिसे वह शायद ही समझ पाते। यही उनकी किस्मत थी। अगर आप इसे किस्मत कहें तो वे घायल होकर यूक्रेनियों के पकड़ीडीएच में आ गए। रूसियों ने उसे साथ लड़ने को मजबूर किया, खून बहने को नहीं छोड़ा। लेकिन कहिंडे बिल्कुल अकेले नहीं हैं। समय के साथ इतने सारे अफ्रीकी मूल के लोग खाइयों में दिखने लगे कि रूसियों ने उन्हें ब्लैक वैगनर्स कहना शुरू कर दिया, जो वैगनर भाड़े के सैनिकों से एक क्रूर तुलना थी। शुरुआत में रिपोर्टों में सैकड़ों अफ्रीकी पुरुषों की भर्ती की बात कही गई थी, लेकिन अब अनुमान है कि यह संख्या पहले ही हजारों में पहुंच चुकी है। कुछ ने खुद नाम लिखा, पर ज्यादातर जैसे कहिंदे को धोखे या जबरदस्ती सेना में लिया गया और अधिकतर अपनी कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे। कहिंदे इतना खुशकिस्मत था कि उसे यूक्रेनी सेना ने जिंदा पकड़ लिया। बाकियों के लिए मौत की चक्की में पड़ने के बाद बचना अगर नहीं सिर्फ कब रह जाता है। एक युवा आदमी के लिए अफ्रीका में रहते हुए रूसी प्रस्ताव बहुत लुभावना लग सकता है। सोचिए, आप नौकरी की तलाश में हैं और अचानक ऐसे देश में $2000 महीना ऑफर मिलता है जहां औसत आमदनी बहुत कम है। यह लॉटरी जीतने जैसा लगता है। इतना पैसा कि घर भेज सकें, नई जिंदगी शुरू हो सके। भर्ती करने वाले कहते हैं इसमें कोई खतरा नहीं है। गार्ड ड्यूटी, लॉजिस्टिक्स, शायद ट्रक चलाना। हाँ, कुछ लोग उस कहानी पर विश्वास कर साइन अप कर लेते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास होता है कि उन्हें तोप का चारा बनाकर आगे भेजा गया है। दूसरों के लिए तो चुनाव का भ्रम भी नहीं होता। उन्हें अगवा कर लिया जाता है, जबरदस्ती या ब्लैकमेल करके सेवा में लगाया जाता है। एक अफ्रीकी भर्ती, जिसे उसकी सुरक्षा के लिए हम सैमुअल कहेंगे, को उसकी इच्छा के खिलाफ जबरन भर्ती किया गया था। सैमुअल कैमरून प्रशिक्षित वैज्ञानिक था और भूमि कोडास्त्रा व भूमि मामलों के मंत्रालय में कार्यरत था। लेकिन कई अन्य युवाओं की तरह जो कम वेतन वाली नौकरियों में फंसे हुए थे, वह भी कुछ बेहतर पाने के लिए बाहर जाने का सपना देखता था। यह मौका उसे अपने दोस्त पैट्रिस के जरिए मिला, जिसने उसे एक एजेंसी के बारे में बताया जो विदेश में काम दिलाने का ऑफर दे रही थी। याओंडे में मुश्किल हालात से थक चुके सैमुअल ने हाँ कहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह मौत की छाया की घाटी की यात्रा शुरू कर चुका है। नौकरी का ऑफर बहुत आसान लग रहा था। एजेंसी ने उसे बताया कि वह वर्क वीजा पर रूस जाएगा और वहां की सैलरी बहुत अच्छी होगी। उसने और उसकी मां ने करीब 25 लाख CFA फ्रैंक, 3800 यूरो सिर्फ कागजी कार्रवाई और यात्रा पर खर्च किए।
भर्तीकर्ताओं ने उसे सैन्य शिविर में देखभाल की नौकरी का वादा किया, लेकिन विवरण जानबूझकर अस्पष्ट रखा। उन्होंने कहा, मॉस्को पहुंचते ही उसे रूसी पासपोर्ट मिलेगा, जिससे वह वहां आजादी से रह और काम कर सकेगा। सपने के साथ सैमुअल पेट्रिस और 3 अन्य कैमरून वासियों के साथ विमान में चढ़ा, लेकिन रूस वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। रसोई के बर्तनों की जगह उसे कालाशनिकोव थमा दी गई। उसे एक प्रशिक्षण शिविर में रखा गया, जहां वह उत्तर और उप सहारा अफ्रीकी लोगों के साथ अभ्यास कर रहा था जिन्हें धोखा दिया गया था। उनके सामने जो अनुबंध रखे गए थे वे रूसी भाषा में थे और उनमें से किसी को भी उसकी एक प्रति नहीं मिली। बाद में पता चला कि उनके पैसे का कुछ हिस्सा रूसी अधिकारियों को चला गया और उनसे जबरदस्ती साइन कराए गए। सैमुअल को न अपनी यूनिट पता थी, न ही यह कि वह किसके लिए लड़ रहा है। वादा किया गया वेतन भी नहीं मिला। खुशकिस्मती से उसके पास अभी भी एक फोन था और उसने कैमरून दूतावास से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। दूतावास ने रूस में सेवा कर रहे कैमरून वासियों के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया और आगे कोई मदद देने से मना कर दिया। सैमुअल को यह मानव तस्करी छुपाने जैसी कोशिश लगी। उसने सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगाया, खासकर जब भारत ने रूसी अत्याचारों की निंदा कर नागरिकों को लौटाया, लेकिन कैमरून चुप रहा। सैमुअल अकेला नहीं था। उसने कैंप में अफ्रीकी लोगों से दोस्ती की जो अपने परिवारों तक संदेश भेजने को कहते थे। एक महिला अपने लापता पति की खबर के लिए बच्चे को गोद में लेकर बेताबी से फोन करती थी। सैमुअल के दोस्त पेट्रिस की मौत हो गई। वह 4 बच्चे छोड़ गया। योलांडे में उस फ्लाइट में चढ़ने वाले 5 लोगों में से 3 मर चुके थे। एक घावों से अपाहिज हो गया था और सैमुअल ही अकेला था जो अब भी जिंदा था। हर हफ्ते उसने अपने दोस्तों का दायरा घटता देखा, जब तक कि सिर्फ वही अकेला जिंदा न बचा। लेकिन इस रूसी दुस्वप्न में फंसे हुए उसने रूस आने से पहले कभी अपनी जिंदगी में बंदूक नहीं चलाई थी, लेकिन अब उसे यातना की धमकी देकर आगे बढ़ने का आदेश दिया जा रहा था। अगर वह मना करता तो पीछे हटना कोई विकल्प नहीं था। खराब तरीके से सुसज्जित और पूरी तरह से बिना प्रशिक्षण के सैमुअल ने ड्रोन और बारूदी सुरंगों को लोगों को चीरते हुए देखा। रूसी अपने उपकरण अपने पास रखते थे, अफ्रीकियों को बिना कुछ दिए आगे बढ़ाते थे। आखिरकार सैमुअल ने कुछ संदेश और वीडियो एक पत्रकार तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। उनमें उसने हालात की निराशा को समझाया। कल वे मुझे आत्मघाती मिशन पर भेजना चाहते हैं, इसलिए मैं बंदूक गिरा दूंगा। शायद मुझे यातना दी जाएगी और जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन मैं अपनी जान बचाना ज्यादा पसंद करूंगा। वह ड्रोन हमले में घायल होने के बाद भी मोर्चे पर भेजा गया। जैसे ही हम चल सकते हैं वे हमें वापस भेजते हैं। अफ्रीकी सबसे आगे होते हैं, रूसी कैंप में रहते हैं और काले व विदेशियों को आगे भेजते हैं। कुछ संदेशों के बाद सैमुअल चुप हो गया। वह मारा गया, पकड़ा गया या रूस की युद्ध मशीन में फंसा, इसका पता नहीं है। सैमुअल का भाग्य और कहिंडे की गिरफ्तारी दिखाती है कि मॉस्को को जनशक्ति की इतनी जरूरत है कि वह विदेशियों को मजबूर कर युद्ध में भेज रहा है जो उनका नहीं है। नाइजीरियाई, सेनेगली, कैमरून, युगांडा, सोमाली, यह सूची बढ़ रही है और सिर्फ अफ्रीका तक सीमित नहीं। रूस ने चुपचाप और बेताबी से जो बनाया है वह एक छुपी हुई बहुराष्ट्रीय सेना है। रूसी भर्ती करने वालों को फर्क नहीं पड़ता कि आप अफ्रीका, एशिया, मध्य पूर्व या लैटिन अमेरिका से हैं, सब एक ही हैं। उन्हें सिर्फ एक और शरीर चाहिए जो गोलियां खाए और मॉस्को के मकसद के लिए मरे। काहिंदे की गिरफ्तारी से 1 हफ्ते पहले यूक्रेनी सेना ने बताया कि उन्होंने रूसी वर्दी में लड़ रहे 24 वर्षीय चीनी नागरिक को पकड़ा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मॉस्को पर चीन से लड़ाके भर्ती करने का संगठित अभियान चलाने का आरोप लगाया। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का मानना है कि कम से कम 155 और चीनी नागरिक पहले से ही रूस की सेना में सेवा दे रहे हैं। चीनी सोशल मीडिया पर फैले एक भर्ती विज्ञापन में लिखा था, तुम मर्द हो, मर्द बनो। उन्होंने साइनिंग बोनस के तौर पर 21,000 तक और मासिक वेतन 2,400 देने की भी पेशकश की थी। उत्तर कोरिया में पुतिन और किम जोंग उन का समझौता हजारों उत्तर कोरियाई सैनिक लाया, जिनमें से अधिकतर पहले ही मारे गए। किम ने टीवी पर बड़ा देशभक्ति शो किया, जिसमें नकली आंसू और शोक समारोह दिखाए, फिर चुपचाप सैनिक भेजे। उसके लिए यह पैसा है और पुतिन को खुश रखने का मौका है। रूस के लिए अब सिर्फ ज्यादा लोगों को लड़ाई में झोंकना है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, यहाँ तक कि भारत, जिसे रूस का सबसे करीबी दोस्त माना जाता है, उसे भी शर्मिंदगी से नहीं बख्शा गया। पता चला कुछ भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में धोखे से भर्ती किया गया। अधिकतर गरीब युवा थे जिन्हें रूस में नौकरी या संदिग्ध निजी विश्वविद्यालय में दाखिले का वादा किया गया था। उन्होंने पैसे इकट्ठा किए, एजेंटों को भुगतान किया और उड़ान भरी, सोचकर कि वे पढ़ाई या काम करेंगे, लेकिन इसके बजाय वहां पहुंचते ही उनके पासपोर्ट जब्त हुए और बिना कुछ समझे
उन्हें ट्रेनिंग कैंप भेजा गया। कुछ हफ्तों में वे यूक्रेन मोर्चे पर भेज दिए गए। यह खबर नई दिल्ली पहुंचते ही बड़ा घोटाला बन गई। परिवारों को पता चला कि उनके बेटे दूसरों की जंग में लड़कर मर रहे हैं। 4 भारतीयों की मौत हो गई। भारतीय सरकार को दखल देना पड़ा। वह गुस्से और अपमानित थी। खबरें हैं कि मोदी ने यह मुद्दा पुतिन के सामने उठाया। इसके बाद 15-20 भारतीयों को छुट्टी देकर घर भेजा गया। सोचिए उस बातचीत को व्लादिमीर, क्या आप नागरिकों का अपहरण कर उन्हें अपनी जंग में भेजना बंद करेंगे? क्रेमलिन ने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे क्या कह सकते थे। यही नेपाल के साथ भी हुआ। करीब 200 नेपाली युवाओं को रूस में अवैध रूप से भर्ती किया गया, जिनमें से कई मारे गए। घर में जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद काठमांडू ने रूस में नागरिकों के काम या पढ़ाई के लिए जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया। और फिर श्रीलंका। 300 से अधिक श्रीलंकाई, जिनमें से कई देश के गृह युद्ध में लड़ चुके पूर्व सैनिक थे, अच्छे वेतन के वादे पर शामिल होने के लिए फुसलाए गए। 16 लोग मारे गए और 40 घायल हुए। इसके बाद कोलंबो ने रूस से अपने लोगों को फुसलाना रोकने की अपील की। देखिए, दुनिया को यह जानना चाहिए कि यह हो रहा है, क्योंकि अगर एक भी छात्र या कामगार यह वीडियो देखता है और रूस जाने से पहले 2 बार सोचता है, सिर्फ यात्रा के लिए भी यह काबिल गौर है। अब हमने अपना काम कर दिया। इस कहानी को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हम आपके आभारी हैं। रूस अपनी आबादी का उपयोग क्यों नहीं कर रहा? जब घर में 140 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, तो विदेश जाकर भीख मांगना, धोखा देना या अपहरण क्यों करना? इसका जवाब देने के लिए हमें पीछे जाकर देखना होगा कि युद्ध के दौरान रूसी सेना के साथ क्या हुआ। फरवरी 2022 में पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया और रूसी सेना का सबसे अच्छा हिस्सा लगाया। सबसे बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट सैनिक, चुनिंदा पैरा ट्रूपर्स, स्पेतनोस कमांडो। योजना थी कि कुछ ही दिनों में कीव में घुसकर यूक्रेनी सरकार को खत्म कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया और युद्ध बेहद क्रूर और बेरहम हो गया। 2022 के मध्य तक रूस की हानियां तेजी से बढ़ने लगीं। हजारों पेशेवर सैनिक मारे जा चुके थे। उदाहरण के लिए सिवोर्स्काई दोनेट्स नदी की लड़ाई बिलोहो-रीवका में मई 2022 की शुरुआत में हुई थी। रूसी सेना ने यूक्रेनी क्षेत्र में घुसने के लिए पंटून पुल बनाना चाहा। यूक्रेनी रिपोर्टों के मुताबिक योजना असफल रही। पुल बनते ही भारी तोपखाने और हवाई हमलों ने उसे मौत का जाल बना दिया। एक यूनिट में 30 वाहन नष्ट और 40 बेकार हुए, यानी कुल 70 वाहन खो गए। कुछ अनुमानों के अनुसार पैदल सेना और बख्तरबंद गाड़ियों की गिनती से पहले ही लगभग पूरी बटालियन खत्म हो गई थी। करीब 550 सैनिकों में से 485 मारे गए या घायल हो गए। फिर था खार्किव ओब्लास्ट, जहां यूक्रेन के अचानक जवाबी हमले ने रूसियों को बड़े पैमाने पर इलाकों से बाहर निकाल दिया। रूसी युद्ध मशीन उन इलाकों में बुरी तरह खून बहा रही थी जिन्हें उन्होंने महीनों कब्जे में रखा था। पश्चिमी विश्लेषकों का अनुमान था कि पहले साल के अंत तक रूसी मृत और घायल मिलाकर 1,50,000 से कहीं ज्यादा थे और यह संख्या 2 लाख की ओर बढ़ रही थी। रूस ने यूक्रेन में एक साल में जितने सैनिक गंवाए, उतने अमेरिका ने वियतनाम में 10 साल में भी नहीं गंवाए। रूस अपने पेशेवर सैनिकों को खो रहा था, जिन्होंने शांति के समय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। उम्मीद थी कि उन्हें नियमित वेतन और कभी कभार छोटी तैनाती मिलेगी। वे खुद को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के सबसे बड़े पारंपरिक युद्ध में फंसा पाए और कई नहीं बच सके। 2022 के अंत तक पुतिन के पास सिर्फ 2 विकल्प बचे थे, या तो यूक्रेन में अपने लक्ष्यों को छोड़ दें या जल्दी से बहुत सारे और सैनिक ढूंढ लें। सितंबर 2022 में पुतिन ने वही किया जिसे वह टालना चाहते थे। उन्होंने आंशिक लामबंदी की घोषणा की, जिससे रिजर्विस्ट और सक्षम पुरुष सेना में भर्ती किए गए। उन्होंने कहा कि 3 लाख लोगों को बुलाया जाएगा, पर असली संख्या ज्यादा हो सकती थी। यह रूस में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली लामबंदी थी और इसने समाज को उसकी जड़ों तक हिला दिया। सरकार पेशेवर सैनिकों या स्वयंसेवकों को युद्ध में भेजे तो ठीक है, लेकिन आम लोगों को भेजना अलग बात होती है। सड़क से आम लोगों को जबरन उठाना, उन्हें बंदूकें थमाना और लड़ाई के लिए भेज देना। रूस इस आक्रमण को युद्ध नहीं, विशेष सैन्य अभियान कहता था, जबकि उन्हें बताया गया था कि युद्ध शायद ही अस्तित्व में है। प्रतिक्रिया तुरंत आई। कई शहरों और कस्बों में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। दागेस्तान जैसे स्थानों में गुस्साई माओं और पत्नियों ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने बेटों को तोप का चारा नहीं बनने देंगी। अल्पसंख्यक क्षेत्रों जैसे दागेस्तान और बुरियातिया में गुस्सा ज्यादा था।
जहां संविदा सैनिकों की हताहत संख्या पहले ही असमान रूप से अधिक थी। याकुतिया और साइबेरिया में महिलाएं चौकों पर जुटकर भर्ती के खिलाफ नारे लगाने लगीं। पुतिन की घोषणा के ठीक बाद एक ही दिन में 38 शहरों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान 1300 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। यहाँ तक कि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों में भी, जो आमतौर पर विरोध प्रदर्शनों के मामले में शांत रहते हैं, लामबंदी के खिलाफ छोटे छोटे प्रदर्शन देखने को मिले। ये रैलियां शुरू होते ही पुलिस ने तुरंत बंद करवा दी, इसलिए ज्यादा देर नहीं चली। सबसे बड़ा नतीजा विरोध नहीं बल्कि लोगों का देश छोड़ना था। घोषणा के कुछ दिनों में ही लाखों भर्ती योग्य पुरुष रूस छोड़कर सीमा की ओर भागे। करीब 98,000 रूसी कजाकिस्तान भाग गए। जॉर्जियाई चेक पॉइंट पर मीलों लंबा ट्रैफिक जाम था। येरेवन, इस्तांबुल, दुबई, कहीं भी जहां वीजा की जरूरत नहीं थी के लिए उड़ानें पूरी तरह भरी हुई थीं। अनुमानों के मुताबिक लामबंदी के बाद हफ्तों में 5 लाख से ज्यादा पुरुष रूस छोड़ गए। 5 लाख लोग विदेश में शरणार्थी बनना या युद्ध खत्म होने तक कहीं और रहना पसंद करते हैं, बजाय लड़ाई में घसीटे जाने के। यूक्रेन में यह शायद 1917 की क्रांति के बाद रूस से सबसे बड़ा पलायन था। रूस के अंदर जो नहीं जा सके उन्होंने बचने की कोशिश की। रूस में घर पर अपनी बांह कैसे तोड़ें जैसी गूगल सर्च बढ़ी। मैं मजाक नहीं कर रहा। लोग मेडिकल छूट के लिए खुद को चोट पहुंचाने के तरीके ढूंढ रहे थे। कुछ लोगों ने अकेली माओं से शादी की ताकि बच्चों के पिता को छूट मिल सके। कुछ लोग छात्र छूट पाने के लिए फर्जी विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने लगे। सैन्य भर्ती कार्यालयों में आग लगने लगी क्योंकि नागरिकों ने रिकॉर्ड नष्ट करने और बुलावे की प्रक्रिया धीमी करने के लिए मोलोटोव कॉकटेल फेंके। रक्षा मंत्रालय जिसे मिल रहा था पकड़ रहा था। बिना किसी अनुभव वाले पुरुष, अधेड़ उम्र के पिता और यहां तक कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग भी आधिकारिक वादों के बावजूद छात्रों को बुलाया गया, जबकि कहा गया था कि ऐसा नहीं होगा। 2022 के अंत से 2023 तक इन नए भर्ती किए गए रूसी सैनिकों को खेरसोन और लुहांस्क जैसे इलाकों में मोर्चा संभालने के लिए भेजा गया। उनमें से अधिकतर को न प्रशिक्षण मिला, न सही हथियार या उपकरण, न लड़ने की प्रेरणा थी, इसलिए वे भारी संख्या में हताहत हुए। सच कहें तो इस भर्ती अभियान ने यूक्रेन की बढ़त को धीमा जरूर किया और रूस को मोर्चे के कुछ हिस्सों को स्थिर करने में मदद भी मिली, लेकिन इसकी भारी राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ी। पुतिन की लोकप्रियता घटी, जनता का भरोसा कमजोर हुआ और रूसी समाज में फिर भर्ती अभियान का डर है। लेकिन खुद पुतिन भी जानते थे कि एक और बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान लोगों के गुस्से को उस हद तक भड़का सकता है जिससे वे संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए उन्हें और सैनिक जुटाने के लिए नया तरीका ढूंढना पड़ा। यही वह जगह है जहां वैगनर के कैदी और विदेशी भर्ती किए गए लोग काम आते हैं। रूस ने औपचारिक भर्ती से पहले ही गुप्त रूप से लड़ाके जुटाने शुरू कर दिए थे ताकि शहरी जनता नाराज न हो। इसका नेतृत्व वैगनर समूह ने किया। 2022 की गर्मियों से शुरू होकर प्रिगोजिन ने खुद रूस की दंड कॉलोनियों यानी असली जेलों का दौरा किया ताकि कैदियों को सीधे अपनी भाड़े की सेना में भर्ती कर सके। प्रिगोजिन ने कैदियों को रूस के लिए यूक्रेन में 6 महीने लड़ने का सौदा दिया। अगर तुम जिंदा रहे तो तुम्हें पूरी माफी और तुरंत आजादी मिल जाएगी, साथ ही तुम्हें अच्छी खासी रकम मिलेगी जितनी कहीं और नहीं मिलती। और अगर तुम मर गए तो भी तुम्हें हीरो माना जाएगा और तुम्हारे परिवार को अच्छा खासा मुआवजा मिलेगा। हजारों कैदियों ने बिना हिचकिचाए चुना, क्योंकि 10 साल जेल में बिताने या जंग में जान जोखिम में डालने के बीच चुनाव आसान हो गया। 2022 के अंत तक वैगनर ने लगभग 40,000 कैदियों की भर्ती कर ली थी ताकि वे उसकी फ्रंटलाइन यूनिट्स को मजबूत कर सकें और हमले की कार्रवाइयों का नेतृत्व कर सकें। इन कैदियों को सच में एक बार इस्तेमाल होने वाली मानव ढाल माना जाता था। इन्हें बार बार यूक्रेनी गोलियों के सामने भेजा जाता जब तक यूक्रेन का गोला बारूद खत्म न हो जाए। मैं मजाक नहीं कर रहा, लगातार लहरें भेजी जाती थीं। कैदी इकाइयों को यूक्रेनी रक्षा पंक्तियों की जांच के लिए आगे भेजा जाता था, चाहे इसकी कितनी भी मानव कीमत हो। करीब 40,000 कैदियों में से अनुमानित 20,000 सिर्फ बाखमुत के लिए लड़ाई में मारे गए। कई कैदी इतनी उम्र तक नहीं जी सके कि वादा की गई आज़ादी मिल पाए और उनके परिवारों को शायद ही कभी कोई भुगतान मिला। कई लोगों के लिए उनकी कहानी एक बॉडी बैग के साथ खत्म हो गई, या उससे भी बुरा, कोई शव भी नहीं मिला। बस लापता लोगों की सूची में एक नाम रह गया। वैगनर को इसकी परवाह नहीं थी। कैदी हमेशा उपलब्ध थे जब तक वे उपलब्ध न रहें। 2023 की शुरुआत में वैगनर ने रूस की जेलें इतनी खाली कर दी कि रक्षा मंत्रालय ने हस्तक्षेप कर उन्हें और कैदियों तक पहुंचने से रोक दिया। आधा वैगनर की बढ़ती ताकत से जलन और आधा इसलिए क्योंकि जेलें अक्सर खाली थीं।
रूस के उप न्याय मंत्री ने कहा कि युद्ध से पहले 4,20,000 की तुलना में जेलों की आबादी घटकर 2,66,000 रह गई थी। अब यह 1,50,000 से ज्यादा कैदियों की कमी है। वागनर को नए लोगों की कमी थी, तभी विदेशी भर्ती तेजी से बढ़ी। वागनर को विदेशों में भर्ती का अनुभव पहले से था। वे कई सालों से सीरिया, लीबिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और माली में काम कर रहे थे, खदानों की सुरक्षा कर रहे थे, स्थानीय मिलिशिया को ट्रेनिंग दे रहे थे और युद्ध लड़ रहे थे। उनके पास पहले से कॉन्ट्रैक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो उन्होंने इसका फायदा उठाया। वैगनर ने सीरियाई लड़ाकों को यूक्रेन में लड़ने के लिए अच्छा वेतन ऑफर कर भर्ती शुरू की। कुछ ही सीरियाई लोग आए, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनमें से कई वैगनर के दूसरे ऑपरेशनों में चले गए, खासकर अफ्रीका में, ताकि और लोगों की भर्ती कर सकें। अब वैगनर का मकसद सिर्फ विदेशी लड़ाकों को पकड़ना था। जहां भी वे उन्हें ढूंढ सकते थे, उन्हें बड़ी बड़ी तनख्वाहों का वादा करें और रूस को जहां भी लड़ाई के लिए लोगों की जरूरत हो वहां भेज दें। अगर वे भागे या मारे गए, रूस ने एक पैसा भी नहीं दिया। जून 2023 में वैगनर की असफल बगावत और अगस्त में प्रोगोजिन की मौत के बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने कमान संभाली और वैगनर की भर्ती रणनीतियों को औपचारिक बना दिया। उनके पहले कदमों में से एक था विदेशियों के लिए रूसी सेना में सीधे शामिल होने का कानूनी रास्ता बनाना। पुतिन ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसमें कहा गया कि कोई भी विदेशी जो तथाकथित विशेष सैन्य अभियान में 1 साल की सैन्य सेवा के लिए अनुबंध करता है, उसे रूसी नागरिकता के लिए तेजी से प्रक्रिया में लाया जाएगा। सिर्फ उनके ही नहीं बल्कि उनके परिवार के लिए भी। फिर भी यह प्रोत्साहन काफी नहीं था। जो संख्या आ रही थी वह मास्को की जरूरत से कहीं कम थी। तो रूसी भर्ती करने वालों ने, जिनमें से कुछ आधिकारिक थे और कुछ गुप्त, अपने नेटवर्क को अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व के 20 से अधिक देशों तक फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने भर्ती केंद्र बनाए या दलालों को रिश्वत देकर लोगों को बुलवाया। सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स पर रूस में उच्च वेतन वाली नौकरी के विज्ञापन आए जिनमें अनुभव की जरूरत नहीं थी। विज्ञापनों में 2000 का साइन ऑन बोनस, 2000 से अधिक वेतन और गारंटीड नागरिकता का वादा था। कई युवा पुरुषों, खासकर अफ्रीका में, ने उन संदेशों पर विश्वास किया। कुछ अफ्रीकी लोगों ने बताया कि उन्होंने रूस में निर्माण या फैक्ट्री की नौकरियों के विज्ञापनों का जवाब दिया। उन्हें बस कागजातों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया और कहा गया कि उन्हें नौकरी मिल गई है, लेकिन कागजात रूसी भाषा में थे जिससे वे पढ़ नहीं सकते थे। असल में वे भर्ती के कागजातों पर हस्ताक्षर कर रहे थे। सिएरा लियोन के एक व्यक्ति ने बताया कि उसने भर्ती करने वाले को शुल्क दिया था और बाद में उसे यूक्रेनी सेना ने पकड़ लिया। उसे लगा कि रूस में नौकरी मिल गई जिससे वह परिवार का पालन पोषण कर सके। जब वह पहुंचा, अधिकारियों ने दस्तावेज दिए, बताया कहां साइन करना है और वह सोचकर साइन करता रहा कि ये बस नौकरी के कागजात हैं। कुछ दिनों बाद उसे एक वर्दी थमा दी गई। जब उन्होंने उसे सैन्य अभ्यास में ट्रेनिंग देना शुरू किया, तभी उसे एहसास हुआ कि उसे धोखे से रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया है। झिन ओनाना, जो कैमरून से हैं, सोचते थे कि वे शैम्पू फैक्ट्री में काम करेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यह इतना खास है कि सच लगता है। जिन वहां पहुंचते ही हिरासत में लेकर जबरन 1 साल के सैन्य अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं। युद्ध के लिए रवाना हो गए। वे आखिरकार मोर्चे पर पहुंच गए और एक समय ऐसा आया जब जिस इमारत में वे थे उस पर तोप से हमला हुआ। जिन 6 दिन तक मलबे के नीचे दबे रहे। 6 दिन बाद यूक्रेनी सैनिकों ने उन्हें ढूंढ निकाला और बंदी बना लिया। उन्होंने मुश्किलों के बावजूद हादसे से जान बचाई। वैध रास्तों से रूस आने वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। उदाहरण के लिए सेनेगल के मल्लिक डियोप सही वर्क वीजा पर रूस आए थे। वह रेस्टोरेंट में बर्तन धो रहे थे और किसी तरह गुजारा कर रहे थे। अचानक उन्हें बताया गया कि उनकी नौकरी बदल गई है। उन्हें एक और प्रोजेक्ट में ट्रांसफर कर दिया गया और वह कथित प्रोजेक्ट असल में रूसी सेना निकला। मलिक समेत हजारों लोग वीजा के जरिए ब्लैकमेल हो रहे हैं। याद रखिए, रूस की जेलों में अब कैदी कम हो रहे हैं, इसलिए क्रेमलिन ने अगली बार इस्तेमाल होने वाली जनशक्ति के स्रोत की तरफ रुख कर लिया है। अफ्रीका और एशिया से कई विदेशी छात्र और प्रवासी कामगार शॉर्ट टर्म वीजा पर आते हैं, जिनमें कुछ वीजा अवधि से ज्यादा रुकते हैं। आमतौर पर कोई देश ऐसे लोगों को डिपोर्ट कर देता है, लेकिन रूस में एफएसबी और स्थानीय अधिकारी इन लोगों को घेर लेते हैं। इसके बजाय उन्हें अल्टीमेटम दिया जाता है, या तो साइन करो और लड़ाई में जाओ, या वीजा उल्लंघन में जेल जाओ। अगर तुम देर तक मना करो तो वे पूछताछ, दुर्व्यवहार और यातना से तुम्हें तोड़ देते हैं जब तक कि तुम हार न मान लो। ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं। हम ऐसे ही चलते रह सकते हैं। जब इन विदेशियों, कैदियों और छात्रों को रूसी वर्दी पहनाई जाती है, तब सबसे क्रूर हिस्सा आता है। उन्हें जानबूझकर खतरनाक कामों में डाला जाता है। उन्हें चारे के रूप में, तोप का चारा बनाकर और मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज्यादा कीमती रूसी यूनिट्स की रक्षा की जा सके। अब मुझे पता है कि यह अजीब लगता है, यह वीडियो गेम की रणनीति जैसी है,
कमजोर यूनिट्स को दुश्मन की गोली में झोंकना, लेकिन असल में यही हो रहा है और इसमें असली लोग मर रहे हैं। कुछ विदेशी भर्ती आत्मघाती मिशनों से इनकार करते हैं, पर रूस में अवज्ञा की सजा कड़ी है। उन्होंने पुराने सोवियत युग की बैरियर टुकड़ियों को फिर से लागू किया है, ऐसी यूनिट्स जो सचमुच भगोड़ों या बिना अनुमति पीछे हटने वालों को गोली मार देती हैं। वागनर खुद अपने भाड़े के सैनिकों को अगर वे हिचकिचाते हैं या आदेशों की अवहेलना करते हैं तो स्लेज हैमर या सिर में गोली मारकर मारने के लिए जाना जाता है। भागना आसान नहीं है। वे किसी संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक से कहकर नहीं जा सकते। वे रूसी मोर्चे के पीछे फंसे हैं, हर वक्त उन पर नजर रहती है, यहाँ तक कि शौचालय जाते समय भी कोई देखता है। उन्हें घूमने की अनुमति नहीं है और निश्चित रूप से वे किसी भी तटस्थ क्षेत्र की ओर नहीं जा सकते। कुछ लोग यूक्रेनियों के सामने आत्मसमर्पण कर पाते हैं। उनके लिए यूक्रेनी ड्रोन या सैनिक को देखना दुश्मन नहीं बल्कि रक्षक जैसा लगता है। यूक्रेन आमतौर पर जिनेवा कन्वेंशन का पालन कर युद्धबंदियों के साथ मानवीय व्यवहार करता है, क्योंकि कई विदेशी भर्तियों को रूस के हमलावर नहीं बल्कि शिकार माना जाता है। इसलिए मौका मिले तो आत्मसमर्पण करना उनके लिए समझदारी है। असली चुनौती देर तक जिंदा रहना और सुरक्षित आत्मसमर्पण करना है। कुछ मामलों में पकड़े जाने के बाद भी उनका बुरा समय चलता रहता है। उनके देश उन्हें भाड़े का सैनिक मानकर किनारा कर लेते हैं। यह गतिविधि कई जगहों पर गैरकानूनी है और सरकारें इसमें राजनीतिक रूप से उलझना नहीं चाहती। तकनीकी रूप से घर लौटना जेल जाने जैसा हो सकता है और रूस से इन लोगों को वापस बुलाने की उम्मीद मत कीजिए। क्रेमलिन पकड़े गए पायलटों या खुफिया अधिकारियों के लिए तो मोलभाव करता है, मगर जाम्बियाई या युगांडा के युद्धबंदियों के लिए नहीं। मॉस्को को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रूस अब भी मानता है कि कोई विदेशी उनके लिए नहीं लड़ता। सैन्य रूप से ये विदेशी सैनिक युद्ध में केवल गोली खाने और मशीन के लिए चारे का काम करते हैं। इनका खास असर नहीं होता। अब मेरा मतलब अमानवीय लगना नहीं है। हर जीवन की अपनी कीमत होती है। सिर्फ सैन्य दृष्टिकोण से देखें तो कुछ हजार कम प्रशिक्षित विदेशी सैनिक मोर्चे पर युद्ध की दिशा नहीं बदल सकते। वे छोटे संघर्षों को बस कुछ देर और खींच सकते हैं, जैसे खाई को थोड़ी देर संभालना, रूसी इकाइयों को समय खरीदना या यूक्रेनी रॉकेट और तोपखाने की बमबारी झेलना। लेकिन ये वे लोग नहीं हैं जो इन रूसी लड़ाइयों को चालाकी या कौशल से जीत रहे हैं। वे वहां मरने के लिए हैं, जीत दिलाने के लिए नहीं। उनकी मौजूदगी कई बार समस्याएं हल करने से ज्यादा बढ़ा देती है, जैसे भाषा की बाधाएं, कम मनोबल और ऊंची भगोड़ेपन की दरें। लेकिन पुतिन के नजरिए से भले ही ये भर्ती किए गए लोग रूस के अंदर एक और दौर की लामबंदी को सिर्फ टाल ही दें, तब भी इन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया है। वे मानते हैं कि अफ्रीकी या एशियाई स्वयंसेवक मोर्चे पर मारे जाएं, न कि मास्को या सेंट पीटर्सबर्ग के जबरन भर्ती सैनिक। जो शायद एक युवा हो जिसके पास टेलीग्राम अकाउंट हो, जो ऑनलाइन शिकायत कर सकता हो या जिसकी मौत रूस के किसी शहर में विरोध प्रदर्शन भड़का सकती हो। यह स्थिति दिखाती है कि रूस कितना हताश है और युद्ध ने उसकी सेना पर कितना दबाव डाला है। याद रखिए, रूस ने यह युद्ध यूक्रेन से कहीं बड़ी स्थायी सेना के साथ शुरू किया था। उसके पास ज्यादा टैंक, ज्यादा विमान और बड़ी आबादी थी जिससे वह सैनिक ले सकता था। और फिर भी हम यहाँ हैं। क्रेमलिन अपनी जेलों को खंगाल रहा है, छात्रों को मजबूर कर रहा है और महाद्वीपों भर के गरीब गांव वालों को घसीट रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि मोर्चे पर सैनिक बने रहें। यह आत्मविश्वासी महाशक्ति का नहीं, संकट में किया गया व्यवहार है। यह पुतिन की दृढ़ता दिखाता है कि वह शासन की स्थिरता को खतरे में डालने वाली जबरन भर्ती या मॉस्को में मार्शल लॉ से बचना चाहते हैं। वे युद्ध को आखिरी अफ्रीकी तक लड़ना चाहेंगे, बजाय रूसी जनता में राजनीतिक प्रतिक्रिया का जोखिम लेने के। इसी वजह से क्रेमलिन अब भी इसे असली युद्ध की बजाय एक विशेष सैन्य अभियान कहने पर जोर देता है। समाज को पूरी तरह क्यों नहीं जोड़ा गया? वे चाहते हैं कि रूसी लोग खरीदारी करें, काम पर जाएं और जिंदगी सामान्य दिखे, जबकि विदेशी छात्र, प्रवासी मजदूर और जिसे भी वे मजबूर कर सकते हैं उन्हें अगवा किया जाता है, वर्दी पहनाई जाती है और यूक्रेन की खाइयों में फेंक दिया जाता है। हौसले की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि पुतिन या कोई बड़ा रूसी जनरल युगांडा के कुछ छात्रों के असफल हमले में मारे जाने पर परेशान होगा। उनके लिए वे जिंदगियां चुकाने के लिए एक सस्ती कीमत है। अगर इससे रूसी टैंक यूनिटें बचती हैं या व्लादिमीर या कोस्त्रोमा प्रांत के किसी रूसी रिजर्विस्ट को उसी आत्मघाती मिशन में भेजे जाने से बचाया जा सकता है। और यह एक खतरनाक मिसाल है अगर दुनिया इसे जोरदार तरीके से नहीं ललकारती। क्या कोई और दुष्ट राष्ट्र भी अपनी जंगों में ऐसा नहीं करेगा? कल कौन एक तानाशाह को रोक सकता है कि वो विदेशी कामगारों या छात्रों को बुलाए और फिर उन्हें उन जंगों में लड़ने के लिए मजबूर करे जिनके लिए उन्होंने कभी हामी नहीं भरी थी? यह अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा
और श्रम विनिमय के सिद्धांत को कमजोर करता है। सोचिए कितने देश बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक आबादी पर निर्भर करते हैं। गल्फ देशों में लाखों दक्षिण एशियाई श्रमिक हैं या पश्चिमी देशों में बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय छात्र आते हैं। इनमें से अधिकतर सरकारें सभ्य हैं और ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। लेकिन रूस इस सीमा को पार करते हुए यह विचार पैदा करता है कि किसी संकट के समय आपकी जमीन पर मौजूद विदेशी जबरन भर्ती के लिए उचित माने जा सकते हैं। यह एक दरवाजा है जिसे दुनिया अब खुला नहीं छोड़ सकती। विडंबना है कि यूक्रेन के पास भी विदेशी सेना है, पर फर्क बहुत है। यूक्रेनी सेना में अमेरिका, ब्रिटेन, जॉर्जिया जैसे लोकतांत्रिक देशों के स्वयंसेवक और बेलारूस के विपक्षी लड़ाके शामिल हैं जो यूक्रेन के मकसद में विश्वास रखते हैं। इन्हें न अगवा किया गया न ही धोखे से लाया गया। अगर कुछ भी कहा जाए तो कीव ने बिना प्रशिक्षण वाले स्वयंसेवकों को हतोत्साहित किया। ज्यादातर लोग सैन्य पूर्व सैनिक हैं या फिर वे लोग हैं जिनकी तानाशाही के खिलाफ मजबूत सोच है। उन्हें असली जिम्मेदारियां दी जाती हैं, यूक्रेनी इकाइयों में शामिल किया जाता है और वे स्वेच्छा से वहां हैं। दूसरी ओर रूस के विदेशी भर्तियों के पास कोई वैचारिक प्रेरणा नहीं है। कई तो यह भी नहीं जानते थे कि यूक्रेन कहाँ है या वहां युद्ध क्यों हो रहा है। वे ब्लैकमेल, झूठे वादों या सीधे अपहरण के जाल में फंस गए थे। हाँ, कुछ लोग वाकई बहादुरी से लड़ते हैं, सिर्फ अपनी जान बचाने की प्रवृत्ति या अपने साथ खाई में बैठे साथी के साथ एकजुटता के कारण, लेकिन उन्हें वहां देशभक्ति नहीं रोक कर रखती। वे बस अगले दिन तक जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, यह उम्मीद करते हुए कि जो वेतन या पासपोर्ट उन्हें वादा किया गया था शायद आखिरकार मिल ही जाए। लेकिन वे कभी नहीं मिलते, चाहे वे किसी तरह 6 महीने या 1 साल भी जिंदा रह जाएं। रूस उन्हें जाने नहीं देता, कोई अनुबंध पूरा नहीं होता। अगर वे चल सकते हैं तो उन्हें बार बार फिर से मोर्चे पर भेज दिया जाएगा जब तक कि वे मर न जाएं या यूक्रेनियों द्वारा पकड़ न लिए जाएं। इस तरह की जबरदस्ती सैनिकों को कमजोर बना देती है। हमने पहले ही देखा है कि पूरे पूरे समूह एक साथ आत्मसमर्पण कर देते हैं क्योंकि उनका दिल उसमें नहीं होता, और सच कहूं तो यह उनके लिए अच्छा है। जिस कारण में विश्वास न हो उसके लिए मरना नहीं चाहिए। आगे चलकर रूस को जनशक्ति के लिए सर्बिया या अन्य स्लाविक देशों के वैचारिक स्वयंसेवकों पर ज्यादा निर्भर होना पड़ सकता है। या ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देश, क्या वे अपने नागरिकों के खून के बदले परमाणु सौदे या पैसे चाहते हैं? इतिहास में साम्राज्य तब भाड़े के सैनिकों व विदेशी बलों पर निर्भर होते हैं जब उनके पास वफादार सैनिक कम होते हैं। रोमनों ने भी आखिरी दिनों में गोथ और अन्य को किराए पर रखा था। विश्व युद्धों में ब्रिटिश और फ्रांसीसी ने उपनिवेशी रेजिमेंट्स पर काफी निर्भरता दिखाई। नाजी जर्मनी ने जनशक्ति की कमी के कारण भारतीय सेना और फ्रांसीसी एसएस स्वयंसेवकों जैसी गैर जर्मन इकाइयां बनाई थीं। ये ताकत नहीं, थकावट के संकेत थे। यही हम रूस के साथ देख रहे हैं। एक दिन यह युद्ध खत्म होगा और जब लोग पीछे मुड़कर देखेंगे तो यह अध्याय सबसे अलग नजर आएगा। वो पल जब मॉस्को इतना हताश था कि उसने दुनिया भर में गरीब, कमजोर और फंसे लोगों से अपनी खाइयों में मरने की भीख मांगी। ऐसी वीडियो बनाने की एक समस्या है जहां हम बहुत सारे ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल न हो रहे हों। वीडियो में यूट्यूब अक्सर हमारी वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। असल में पिछले हफ्ते यूट्यूब के अनुसार हमारी 4 युद्ध से जुड़ी वीडियो डिमोनेटाइज हो गई थी। ड्रोन स्ट्राइक दिखाना या यहाँ तक कि फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापन दाताओं के लिए अनुकूल नहीं है और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिससे यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और उसमें जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने इन सबको ध्यान में रखते हुए अपना प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया। हमने इसे शुरू से बनाया, इसलिए हम पर कोई पाबंदी नहीं। हमारे ड्रोन स्ट्राइक, फ्रंटलाइन फुटेज या रूसी एयरबेस के तबाह होने को ब्लर करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम वास्तव में साइट पर कोई विज्ञापन नहीं चलाते। इस तरह हमें सिर्फ इसीलिए खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता क्योंकि विज्ञापनदाता खुश नहीं है। हम साइट को विज्ञापनों से नहीं, आपके समर्थन से फंड करते हैं। अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वह बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमसे जुड़ें। आप लिंक पर क्लिक या स्क्रीन के QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप पहले से अपलोड किया गया कंटेंट और भविष्य के सभी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।